नमस्कार, हाजिर हैं हम आपकी टैक्स की सारी टेंशन दूर करने के लिए। टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो करता है टैक्स से जुड़े हर छोटी बड़ी उलझन को दूर। यहाँ आपको मिलता है टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब। मैं हूँ प्रियंका संभव और टैक्स को आसान बनाने में मेरी मदद करते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और हम अपने शो के जरिए सिर्फ आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि टैक्स से डरिए नहीं, लेकिन भरिए, और सही तरीके से कैसे भरें यही हम आपको बताते हैं। तो किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर? इमरजेंसी फंड बनाना क्यों है जरूरी, इससे क्या मिल सकती है आपको टैक्स की छूट, रिवर्स मॉर्टगेज पर लागू होते हैं किस तरह के टैक्स नियम, और माता पिता को घर का किराया देने के बारे में क्या कहते हैं टैक्स कानून। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, आपको देंगे जानकारी। लेकिन उससे पहले टैक्स गुरु से समझते हैं कि हमने कई बार सुना है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, प्लानर्स को ये कहते हुए कि इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। तो लखोटिया जी, ये क्यों जरूरी है और क्या इमरजेंसी फंड बनाकर हमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है किसी तरह का? पहले तो समझ लीजिए, टैक्स छूट का कोई भी फायदा नहीं मिलता आप। अब दोस्तों ये याद रखिएगा एक बात का, सबसे ज्यादा वो है कैलेमिटी क्राइसिस फंड। इसका मतलब है हर एक टैक्स पेयर को, हर एक टीवी व्यूअर को ये चाहिए कि हम ऐसी इमरजेंसी के लिए पैसे तैयार रखें कि जब हमारे पास अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी अपने आप आ जाएगी, इमरजेंसी के लिए कोई नियम नहीं है कि कब आएगी इमरजेंसी, कौन सी वाली इमरजेंसी आएगी। सबसे पहले होती है इमरजेंसी क्राइसिस फंड रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ रीजंस। अर्थात अगर आपकी तबीयत खराब है, उसके लिए आपको इमरजेंसी में पैसे जरूरत हो गए, अचानक समझ लीजिए कैलेमिटी आ गई, बड़ी कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैसे लाखों रुपए लग गए। ऐसे में अगर इमरजेंसी के लिए अपना फंड नहीं रखेंगे तो परेशानी हो सकती है आपके पास। दूसरी प्रॉब्लम इमरजेंसी की आती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। मान लीजिए बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर ली, तकदीर से नंबर आ गया उनका विदेश पढ़ाई के लिए, और ऐसे चाहिए पैसे। माता पिता खुश तो हो गए, पर अब सोच रहे हैं पैसे कहां से लाएं बच्चों की पढ़ाई के लिए। और तीसरी प्रॉब्लम ज्यादातर जो होती है वो ये होती है, बेटी की शादी फिक्स हो गई, अचानक अच्छा संबंध मिल गया, खुशी की बात है, समय कम है, चाहते हैं जल्दी से शादी होके काम सर जाए। तो ऐसे में आपको चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कहां से आएगा? दो तीन बातें समझ लीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि इमरजेंसी के अंदर फंड के लिए आपको अपने पैसे संभाल के रखने हैं, और नंबर 1 पैसा इमरजेंसी के रिक्वायरमेंट के लिए मिलेगा आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट से पैसे मिलेंगे, तो अचानक एफडीआर हो आपके पास तो आप तुरंत ले सकते हैं विड्रॉल और पेमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उससे ले ले पैसे जब जरूरत हो, जहां तक हो पैसे मत निकालो, ताकि इमरजेंसी में पैसे निकालने पड़े तो पैसे मिल जाएं आपको। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पीपीएफ है वैसे ही प्रोविडेंट फंड के अंदर भी जो पैसे जमा हैं उनको जहां तक हो सके अभी मत निकालो, ताकि इमरजेंसी के समय में पैसे आपके पास आ जाए और मीट कर सके इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसे आपके पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास शेयर मार्केट है और स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे कमी हो या लंबाई हो, ये फायदा हो नुकसान हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, पैसे जब चाहिए इमरजेंसी में, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जैसे स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करें वैसे ही म्यूचुअल फंड, जी हाँ, स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ताकि जिस दिन पैसे चाहिए उसी दिन 2 दिन में पैसे आपके पास आ जाएंगे और आपके इमरजेंसी फंड से पैसे आपको मिल जाएंगे। इमरजेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर आदमी को चाहिए कि इमरजेंसी क्राइसिस फंड की प्लानिंग करें। और इस इमरजेंसी फंड के लिए कोई टैक्स छूट तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ मुश्किल वक्त में ये आपका साथ जरूर देते हैं, इसलिए जरूर बनाएं इमरजेंसी क्राइसिस फंड। अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। हैदराबाद से एसएस जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, अपने बेटे के लिए ये सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते जैन साहब, बताइए क्या उलझन है टैक्स को लेकर? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जिसके
पोजीशन दिसंबर 2016 में मिलेगा। तो बैंक लोन के रीपेमेंट के ऊपर में ATC का टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझ गए आपकी बात। करंट फाइनेंशियल ईयर में अर्थात मार्च 2016 में जो ईयर क्लोज होगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए अर्थात 15-16 फाइनेंशियल ईयर में मकान तैयार नहीं हुआ, रीपेमेंट का लोन का थोड़ा पैसा दिया तो आपको ATC में रीपेमेंट की लोन का बेनिफिट मिलेगा और ब्याज का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि मकान मार्च 2016 तक तैयार नहीं होगा। और आपने कहा कि सितंबर 2016 में मकान तैयार हो जाएगा, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आप जो ब्याज पेमेंट करेंगे वो आपको पूरा छूट मिल जाएगा और चिंता की बात नहीं है। 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में जो रीपेमेंट इंटरेस्ट होगा वो आपको छूट दिलाएगा। अगला सवाल ट्विटर के जरिए हमारे पास आया है मिस्टर PK जैन का। PK जैन जी 53 साल के हैं। इनकी कंपनी जल्दी इनको VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट देने जा रही है। इसके बाद इनको उम्मीद है कि इनको कंपनी से करीब 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। PK जैन जी ये जानना चाहते हैं कि इस रकम को वो कहाँ निवेश करें जिसके जरिए इनका टैक्स भी बचे और अच्छा रिटर्न भी मिले, एक तरह से फ्यूचर की प्लानिंग हो जाए। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है कि आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे VRS से, ढेर सारे पैसे आ गए। अब ये देखना है कौन सा निवेश आपके लिए अच्छा विकल्प है और इसका आंसर उस पर डिपेंड करेगा आपकी इनकम इस 50 लाख रुपए के अलावा कितनी है इनकम। अगर आपके पास ढेर सारी इनकम है, बहुत पैसे हैं, तो ऐसे में तो टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश कर दो ताकि जो पैसे आएंगे उसके अंदर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, ये 50 लाख ही आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं और पैसे लगे हुए नहीं हैं, ऐसी अवस्था में अर्थात पैसे कम हो तो आप 2-3 आइटम्स इन्वेस्ट करें मिलके। जैसे सबसे पहले निवेश करें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, उसके अंदर इन्वेस्ट करो 15 लाख रुपए तक का। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली इक्विटी स्टॉक मार्केट का निवेश करो, थोड़ा सा बैंक फिक्स डिपॉजिट। कहने का मतलब है कुल मिलाकर 2-3 चीजों का मिक्सचर इन्वेस्ट करो। अगर आपकी इनकम नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत सारी इनकम है तब तो आप आंख बंद करके केवल एक ही इन्वेस्टमेंट करो। अगर ढेर सारी इनकम ऑलरेडी आपकी तो क्या करें, तो आप केवल टैक्स फ्री इनकम, जी हाँ, टैक्स फ्री इनकम इन्वेस्ट करो तो टैक्स लगेगा नहीं, फायदा ज्यादा होगा। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट का मिक्स बैग बनाने की सलाह आपको दे रहे हैं टैक्स गुरु। वक्त हो गया है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पर कैसे फायदा उठा सकते हैं सीनियर सिटीजन, क्या कहते हैं टैक्स के नियम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम दूर करते हैं टैक्स से जुड़ी आपकी सारी उलझन और आज हम लखोटिया जी से समझेंगे एक खास तरह के लोन के बारे में जिसे कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज और ये होता है स्पेशली बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन ये कितना फायदा इन्हें पहुंचाता है और क्या कहते हैं टैक्स नियम। लखोटिया जी, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम फायदेमंद है, टैक्स कानून क्या कहते हैं इसके बारे में? चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप रहो। जी हाँ, चर्चा मत करो, फायदा आपका। एक देख ले एग्जाम्पल क्या है, कई लोगों के बच्चे नालायक हैं, कलयुग के बेटे हैं, माँ बाप का बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखते, उनके खाने पीने की सुविधा का ध्यान नहीं रखते, विदेश में रहते हैं और ये माँ बाप की कमाई नहीं देखते, उनकी परवाह नहीं करते, उनकी इनकम नहीं है करंट। और फिर माँ बाप देखते हैं कि उनके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे खरीदने के लिए नहीं है और चेहरे से सुस्त लग रहे हैं। परंतु आपको बता दें एक फायदा, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, चर्चा मत करो, हल्ला मत करो, फायदा ले लो। और ये फायदा है आपके लिए, उसका नाम है कि आप फायदा ले लें। किस चीज का फायदा केवल ले लें आप? रिवर्स मॉर्गेज का। जी हाँ, रिवर्स मॉर्गेज ऐसे जादू की पुड़िया है कि कल तक आपके पास पैसे नहीं थे, घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं थे, अचानक पैसे आ गए, नए कपड़े पति पत्नी ने पहन लिए और नई गाड़ी खरीद ली, घर के खर्चे बढ़ गए और आपने फ्रूट्स आदि खाना शुरू कर दिया, दवाइयां लेनी शुरू कर दी, चेहरे पर रौनक आ गई
कैसे आ गई रौनक, कहां से लाए पैसे, पैसे मिले आपको, नया कंसेप्ट, फायदे का कंसेप्ट आपका, जिसका नाम है रिवर्स मॉर्गेज। जी हाँ, रिवर्स मॉर्गेज का मतलब हुआ आपकी प्रॉपर्टी, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान को बेचना नहीं है, उस मकान के अगेंस्ट में रिवर्स मॉर्गेज की प्रक्रिया अपनाओ, पैसे लेते जाओ बैंक से और हर महीने खर्च करते जाओ। और एक और फायदा, जितने पैसे खर्च करोगे हर महीने का ब्याज देना पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देना है आपको ब्याज। और आपके टैक्स लायबिलिटी होगी नहीं, वो भी नहीं होगी। जी हाँ, रिवर्स मॉर्गेज का फायदा ये है सबसे बड़ा कि अगर आप प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज कर देते हैं अगर, और पैसे मिलते हैं आपको बैंक से, उस पैसे पे ब्याज को नहीं चुकाना है, उस पैसे पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स भी नहीं लगेगा, और खाते जाओ, मौज करते जाओ, सेहत बनाते जाओ। और जो पैसे आप लेंगे बैंक से उसको चुकाना आपको नहीं है, आपके बाद बच्चे लोग जो इनहेरिट करेंगे आपके मकान को, प्रॉपर्टी को, वे ही रोते जाएंगे, चाहे या नहीं रोते जाएंगे तो वही चुकाते जाएंगे, आपका कोई खर्चा नहीं है। इसलिए रिवर्स मॉर्गेज का ले लो फायदा ले लो, तुरंत ले लो बैंक से रिवर्स मॉर्गेज का बेनिफिट, और मंथली ले लो पैसे। और अगर एक मुश्त चाहिए, एक मुश्त पैसे चाहिए तो एक मुश्त ले लो, तो फायदा ही फायदा। ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन बेनिफिट ले लें रिवर्स मॉर्गेज का, और अपने बुढ़ापे में परेशानी नहीं करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं रहेंगे। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। सोनीपत से मुकुट बिहारी गर्ग जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एचयूएफ को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। नमस्ते गर्ग साहब, बताइए क्या है आपका सवाल। लखोटिया जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते, फरमाओ जी। सर मेरा सवाल ये था कि मेरी बिटिया जो है विडो है, उसके पास 2 लड़कियां हैं। हाँ हाँ। तो मैंने अब उसका जो है एचयूएफ खुलवाया था, वैसे तो वो विडो 2006 में हो गई थी, लेकिन अब उसने अपना एचयूएफ खुलवाया है और उसका जो है पैन नंबर भी मिल गया है, और जो है उसका मैंने अकाउंट भी खुलवा दिया है। बहुत अच्छा किया। अलग से पृथक रूप से एचयूएफ की फाइल आपकी बेटी की जो विधवा है वो चल सकती है, लीगली करेक्ट है। हाँ, तो वो मैं यही पूछ रहा था, किसी वकील ने मुझे कहा कि भी ये इनकम टैक्स जो मैंने उसको 2 लाख रुपया दिया था गिफ्ट में। हाँ जी। वो ये कह रहा था भी इसकी इनकम जो है वो लड़की के उसमें इनकम टैक्स मानने ना मानने वो क्लब भी हो सकती है। ऐसा है नियम, आप अपनी बेटी की एचयूएफ को अगर अमाउंट गिफ्ट करते हैं तो साल में 50,000 रुपए प्रति वर्ष गिफ्ट की अमाउंट दी जा सकती है, उसे किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ, 50,000 रुपए से ज्यादा सालाना अगर आप अपनी बेटी की एचयूएफ को देते हैं उस पे टैक्स लगेगा। और कोई कारण से मान लीजिए कि आपकी इनकम गिफ्ट सहित परंतु बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो चिंता की बात नहीं है। और अब दूर करते हैं योगेश डागा जी की परेशानी। अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। योगेश के पिता बिजनेसमैन हैं और पिछले 30 साल से अपने कंपनी के इकलौते बालक भी रहे। इसके साथ ही कंपनी का इनकम टैक्स भी अपने पैन कार्ड के जरिए भरते रहे। योगेश का कहना है कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनके पास नोटिस आ गया कि ये अपने फर्म का एक अलग से पैन कार्ड बनवाएं। ये जरूरी है कि नहीं, यही सवाल रखना चाहते हैं लखोटिया जी आपके सामने। बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर इनके पिताजी 30 साल से प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं फर्म के, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ऐसे में किसी प्रकार का अलग से परमानेंट अकाउंट नंबर फर्म के नाम में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है बल्कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो ऐसे में कोई भी अलग से पृथक रूप से पैन नंबर नहीं लेना है। जो पिताजी का स्वयं का परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसी अकाउंट नंबर में प्रोप्राइटर की इनकम को दिखलाना है।
सूरत से हितेश का है अगला सवाल। हितेश पटेल अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं और अपने माँ बाप को किराया भी देते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इस किराए के लिए उनको टैक्स छूट मिल सकती है और अगर हाँ तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? चलो अच्छी बात है। आप तो सोच ही रहे हैं कि माता पिता के नाम में प्रॉपर्टी उनको किराए दे दें, टैक्स का बेनिफिट ले लें। पर एक ध्यान रखो, केवल एक सवाल का जवाब आप दो और वो सवाल ये है, क्या माता पिता को HRA का पेमेंट आप करते हैं क्या? अर्थात अगर आपकी कंपनी से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा और उस हाउस रेंट अलाउंस की राशि में से अगर आप माता पिता का भुगतान करते हैं तो टैक्स की छूट मिलेगी। परंतु आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता है और आप केवल अपनी तनख्वाह में से हाउस रेंट के लिए आप पेमेंट करते हैं, हाउस रेंट नहीं मिलता, तो ऐसे में टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। अगर आप सोचें आयकर की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिलेगी तो केवल एक तरीके से, अर्थात एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट लो और फिर जाके माता पिता को पेमेंट करो, फिर टैक्स की छूट मिलेगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए पते की बात। अगर आपके पास है 2 घर तो उन्हें बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने का क्या हो सकता है तरीका, बताएंगे आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। एक टैक्स की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं टैक्स गुरु के साथ। टैक्स गुरु, अगर किसी के पास है जमीन, ज्वेलरी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो इन तीनों को बेचता है अच्छे खासे समय के साथ, बाद बेच रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इसमें टैक्स लगने से बचाने के लिए एक फ्लैट में निवेश करना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, लेकिन पहले से ही 2 मकान है, यानी तीसरे घर में निवेश करके क्या छूट मिल सकती है? आपकी 80% बात तो सही हो गई। उसका जवाब हाँ है कि हाँ, मैं अगर बेचूं शेयर, मैं बेचूं ज्वेलरी और मैं बेचूं लैंड, इनको बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, बचाने के लिए एक नए मकान में निवेश कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु आपने एक बात बोल दी कि हमारे पास ऑलरेडी 2 मकान हैं। अगर 2 मकान आज आपके पास हैं तो आप कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म बचाने के लिए एक नए मकान में निवेश आयकर की धारा 54F के तहत निवेश नहीं कर सकते हैं। टैक्स नहीं बचेगा। अगर टैक्स बचाना चाहें तो आपके पास आज के दिन केवल 1 मकान होना चाहिए और तब नए मकान में निवेश करेंगे। निवेश तब होगा फायदा, अन्यथा नहीं। तो ध्यान रखिएगा और तभी आपको फायदा मिलेगा। अहमदाबाद से दीपक परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते दीपक जी, बताइए टैक्स को लेकर क्यों परेशान हैं आप, क्या दिक्कत है? नमस्ते जी प्रियंका मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका और लखोटिया साहब का बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं और रेगुलरली आपकी चैनल देखता हूं। शुक्रिया आपका कि आप देखते हैं हमारा शो और आप पूछिए अपना सवाल। उम्मीद करेंगे कि हम आपका कुछ फायदा करवा सकें। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरा सवाल लखोटिया साहब को। सर, मैंने जनवरी 99 में अहमदाबाद में एक फ्लैट बुक करवाया था बिल्डर को कुछ पेमेंट करके। अच्छा जी। तो सर उस टाइम पे मैंने उसको कुछ 50,000 या 1 लाख रुपया कुछ पेमेंट करके बुकिंग करवाया था। उसने अलॉटमेंट लेटर भी दिया था जनवरी 99 में। हाँ। उसके बाद सर अप्रैल 99 में मुझे पोजीशन मिल गया और मैंने बाकी का पेमेंट भी कर दिया बिल्डर को। ठीक है। और बाकी का पेमेंट जब किया मैंने तो 16,500 का पेमेंट मैंने किया था टॉवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। ओडा का जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके कुछ चार्जेस के लिए। हाँ। और लीगल चार्जेस के फीस के लिए बिल्डर को पेमेंट किया था। उसका रिसिप्ट है सर मेरे पास। ठीक है। तो सर ये 16,500 का पेमेंट जो मैंने किया था, तो अभी जब मैं फ्लैट ये बेचना चाहता हूँ तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज में मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्या? इंडेक्सेशन बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपकी परचेज प्राइस है उसमें ये 2-3 चीजें जो आपने बताई, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैपिटल गेन कम अमाउंट होगा आपका।
अगला सवाल अभिषेक जी का है। इनकी दादी के पास 5 फ्लैट है और सभी 3 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनकी दादी इनमें से एक फ्लैट बेचकर उससे मिले पैसों से एक नया फ्लैट खरीदना चाहती हैं। क्या इनकी दादी को कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा? भैया सबसे पहले दादी जी को नमस्कार करो और हमारी तरफ से यहाँ से धन्यवाद दो कि दादी जी हो सकता है इतनी बूढ़ी हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, पर 5 फ्लैट उनके पास हैं। ऐसे में अगर एक फ्लैट दादी बेचती है, नया फ्लैट खरीद लेती है, टैक्स नहीं लगेगा। और बाद में दूसरा फ्लैट बेचती है, दूसरा फ्लैट खरीद लेती है, टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिलाकर दादी के लिए हमदर्दी हमारी और उनके लिए टैक्स का बेनिफिट, क्योंकि नियम यह है आय की धारा 54 के तहत एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उसे बेचे जाओ, नहीं खरीद लो, टैक्स नहीं लगेगा। अहमदाबाद के हेमंत शाह एक ट्रस्ट के मेंबर हैं। इस ट्रस्ट को हाल ही में कुछ शेयर अपनी दिवंगत चाचा चाची के वसीयत के जरिए मिले हैं। अब हेमंत जानना चाहते हैं कि क्या इस विल के जरिए मिले हुए शेयर जो इनके हिस्से में आते हैं उनको बेचना संभव है और इसमें टैक्स की देनदारी कैसे होगी? वैसे तो बेहतर यही है कि चाचा चाची जिनकी डेथ के बाद में सारे शेयर्स मिलने हैं चैरिटी ट्रस्ट को, तो डायरेक्ट चैरिटी ट्रस्ट के नाम में ही कर दें। और अगर कोई असुविधा हो तो अपने नाम में कर लें और फिर वहां से चैरिटी ट्रस्ट को दान दे दें, वो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए लखोटिया जी, धन्यवाद टैक्स से जुड़े इतने सारे कठिन सवालों का बहुत ही सरल अंदाज में जवाब देने के लिए। आज के लिए हमारे साथ इतना ही, लेकिन अगर टैक्स का कोई सवाल आपको परेशान करा तो भेजिए हमारे पास। SMS के जरिए आप भेज सकते हैं अपने सवाल, TG लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर से भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज इतना ही। नमस्कार।